हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ना, ये काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कोई गाइड या अपडेट कोई तो नहीं देने वाला। गाइड एक्चुअली एट द एंड मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अपडेट तो कुछ नहीं देने वाला हूँ। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है। ओके, आप तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का ना सबसे खतरनाक जो आज तक जो क्रैश हुआ है, उन क्रैशों को, वो जो गिरावटें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक मतलब एक रफ आइडिया मिल पाए कि मार्केट अगर गिरता है तो कितना कितना समय तक गिरा हुआ रहता है, और फिर जब मार्केट को चढ़ने में कितना कितना वक्त लगता है। तो ये मतलब थोड़ा कुछ आइडिया आपको आ पाए। ओके, ताकि आप मतलब अपना फ्यूचर में अगर मार्केट कभी और ज़्यादा गिरे तो आप बेटर मतलब अपने आप को पोजीशन कर पाए उस हिसाब से। तो बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बड़ी बड़ी गिरावटें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, आज का जो वर्ल्ड है ना, वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। ओके, ऐसा नहीं कि अगर मार्केट गिरेगा तो सिर्फ इंडिया का ही मार्केट गिरेगा। आजकल के ज़माने में जब मार्केट गिरता है ना, तो इंडिया का भी गिरता है, यूएस का भी गिरता है, चाइना का भी गिरता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड एक साथ ही गिरता है। लेकिन बट खैर, हम अपना टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, हम बस इंडिया तक ही हम लिमिटेड रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन। ओके, सबसे रिसेंट जो गिरावट आया था वो था ऑफकोर्स कोविड-19 का, जो कि मार्च जो कि 2020 में हुआ था। ओके, खतरनाक लेवल का ये गिरावट था। कोविड-19 तो खैर 2019 में स्टार्ट हुआ था, बट हाँ, इसका जो रिएक्शन था या लॉकडाउन से रिलेटेड, वो तो मार्च 2020 में शुरू हुआ था अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो मार्च 2020 से पहले तक ही एक्चुअली आई थिंक जनवरी 2020 तक आते आते ऐसा लगने लगा था कि हाँ, लॉकडाउन वाली परिस्थिति आने का चांसेस है, लॉकडाउन होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वैसा ही हुआ कि लॉकडाउन तो हुआ, और उसके वजह से क्या हुआ, सारे कंपनी का बिजनेसेस बंद, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का। ये आप देख सकते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट बिफोर कोविड। ओके, कोविड का जो क्रैश हुआ था ना, उसके पहले का ये चार्ट है। तब निफ्टी ऑलमोस्ट 12,400 का हाई बनाया था। ओके, निफ्टी हाई कितना बनाया था, 12,400 का हाई। ओके, और अगर मैं बात करूँ, ये है बॉटम, ये 2 महीना बाद, जनवरी का 2 महीना बाद, मतलब मार्च में जाके बना बॉटम कितना बना था, 7,600 का बना था। ओके, मतलब 2 महीना में आप देखिए 12,400 से मार्केट गिर के 7,600 पे आ गया। मतलब ये करीब करीब 40% का क्रैश होता है 2 महीना में। तो ये क्रैश इसलिए ज़्यादा खतरनाक था ना, क्योंकि सिर्फ 2 महीना में, ओके इमेजिन, सिर्फ 2 महीना में इतना ज़्यादा गिरावट, 40% का गिरावट, ये बहुत कमी होता है। इससे इसके बाद भी देखिए काफ़ी इस ये मतलब इससे पहले भी काफ़ी खतरनाक खतरनाक क्रैश हुए होंगे। ओके, लेकिन मतलब ये जो 2 मंथ का टाइम फ्रेम में जो 40% का गिरावट ना, ये काफ़ी ब्रूटल क्रैश बनाता है कोविड-19 वाला क्रैश को। खैर, अब क्रैश तो खैर हुआ। ओके, लेकिन अब ये जो क्रैश हुआ था, इसमें सबसे खतरनाक जो दिन था ना, मैं बोलूँगा ये था वो दिन। ओके, मार्च 13 2020, ये वो दिन था जबकि निफ्टी, ये जो इंडेक्स है ना, निफ्टी 50 इंडेक्स में ही लोअर सर्किट लग गया। मैं कोई स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स में लोअर सर्किट लग गया। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, स्टॉक्स तो 15-15 20-20% नेगेटिव गिरे होंगे उस दिन। ओके, स्टॉक अगर अगर आपका इंडेक्स में ही लोअर सर्किट लग जाए तो स्टॉक तो 15-15 20-20% गिरा होगा उस दिन। ओके, अब मैंने एक्चुअली ये सब वक्त एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं खुद ही उस वक्त मार्केट में था। ओके, और जब लोअर सर्किट लगता है तो क्या होता है कि चाहे स्टॉक्स हो या फिर इवन इंडेक्स हो, ट्रेडिंग रोकना पड़ता है। तो वही हुआ कि 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दिया गया। और जब 45 मिनट बाद मार्केट खुला ना, तो मतलब बाजार में जो ड्रामा जो कहते हैं ना, वो हुआ था। ओके, मतलब 45 मिनट बाद मार्केट खुला, वहां से मार्केट रिकवर कर करके मार्केट ग्रीन में, मार्केट पॉजिटिव में जाके बंद हुआ। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि उस दिन मतलब आप कितना ड्रामेटिक वो दिन रहा होगा कि निफ्टी बाजार खुला, निफ्टी लोअर सर्किट लगा, बाजार ट्रेडिंग रोक दिया गया। और जब ट्रेडिंग रोकने के बाद 45 मिनट बाद जब वापस ट्रेडिंग शुरू हुआ, तो निफ्टी फिर पॉजिटिव में जाके बंद हुआ। और ये जो मार्च 13 था ना, ये पहला दिन था ऐसा मतलब लाइफ टाइम में कि निफ्टी लोअर सर्किट मारा था। इससे पहले भी देखिए काफ़ी बार गिरावट आया होगा, वो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या गिरावट आया था, लेकिन निफ्टी लोअर सर्किट कभी नहीं लगा था। लेकिन ये जो वक्त था ना, मार्च 13, इस दिन मतलब निफ्टी लोअर सर्किट हिट कर दिया था। तो ये काफ़ी मतलब खतरनाक मैं बोलूँगा। और फिर बंद हुआ पॉजिटिव में जाके निफ्टी। ओके, बट एनीवे, कितना भी बड़ा बड़ा गिरावट हो, गिरावट का बाद जो चीज़ होता है वो तो वही होता है, रिकवरी होता है। तो रिकवरी भी मार्केट में आना शुरू हुआ। कोविड-19 में तो एक्चुअली बहुत जल्दी मार्केट रिकवर कर गया था। ओके, कोविड रिकवरी का कारण क्या था, तो रिकवरी का पहला जो कारण था वो ये था कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ना काफ़ी इंटेंसिव मतलब रिसर्च चल रहे थे वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। ओके, आप अब यूएस बोलिए, आप यूके बोलिए, आप चाइना बोलिए। ओके, मैं चाइना भी लिखता हूँ कि सारे कंट्रीज ना मतलब
वैक्सीन डिस्कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। ओके, इंडिया देखिए रिसर्च में तो थोड़ा पीछे रहता है, बट हाँ इंडिया ने भी काफ़ी मेजर रोल निभाया था। मतलब वैक्सीन को प्रोड्यूस करने प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी लीड कर रहा था। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीन पे जो रिसर्च चल रहा था, ये एक कारण था कि मतलब लग रहा था कि ये बीमारी भी ख़त्म हो ही जाएगा, तो ये एक कारण था अब मार्केट में रिकवरी का। और दूसरा एक और जो रीज़न था वो था इंटरेस्ट रेट कट। ओके, जब भी अब अराउंड द वर्ल्ड कोई बड़ा क्राइसिस आता है ना, तो सेंट्रल बैंक यही करते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कट करेंगे तो क्या होगा, कम कम दाम पे आपको लोन मिलेगा। आप कम कम दाम पे कम कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन उठा के नया नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ओके, तो ये भी एक रीज़न था कि मार्केट वहाँ पे रिकवर करने लगा। और तीसरा एंड मेन रीज़न मैं बोलूँगा, कोविड-19 का वैक्सीन भी वो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ये एक्चुअली मुझे ये मेरा पर्सनल मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये फैक्टर कंट्रीब्यूट किया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट में पार्टिसिपेशन। ओके, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 20 का ये फिगर है, तब कितना, तब 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। और ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 24 का है, यहाँ पे कितना है पता है, डीमेट अकाउंट 14 करोड़ के करीब है। ओके, तो जस्ट इमेजिन 4 साल में 3 गुना से भी ज़्यादा कोई चीज़ अगर हो जाए, तो ये ग्रोथ जो है इसको तो ट्रेमेंडस ग्रोथ कहा जाएगा। काफ़ी बम्पर जो ग्रोथ था है ना। रिटेल इन्वेस्टर्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ये जो 4 करोड़ से जो 14 करोड़ है ना, इसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ही आए थे। तो इसीलिए आज हमें देखने को मिलता है 2025 में कि हमारा SIP डेटा ये सब काफ़ी अच्छा होता है। मतलब FII बेच बेच के भी हमारे मार्केट को उतना गिरा नहीं पाते। तो ये भी एक रीज़न था कि मार्केट कितना मतलब रिकवर करना शुरू हो गया बहुत जल्दी। हो गया कि डीमेट अकाउंट बहुत खोले, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पार्टिसिपेट किए, और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बाजार में आया, जो कि बाजार को ऊपर की ओर पुश किया। और मैं अगर आपको बताऊं कि कोविड-19 के वक्त मार्केट को रिकवर करने में वक्त टाइम कितना लगा था, तो टाइम ना देखिए 2020 का जनवरी में तो मतलब मार्केट अब टॉप में था। मार्च आते आते बॉटम बनाया 7,500 या 7,600 का। और ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर आते आते ना निफ्टी फिर से मतलब अपने वापस जो 12,400 वाला जो हाई था वहां पे टच कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ में ना मार्केट पूरा रिकवर कर गया था। ओके, तो यहाँ पे रिकवरी काफ़ी फास्ट था। ओके, यहाँ पे रिकवरी काफ़ी फास्ट हुआ था। अब आते हैं अपना नेक्स्ट जो बड़ा क्रैश था स्टॉक मार्केट का। तो नेक्स्ट जो बड़ा क्राइसिस था ना, मैं इसे कहूँगा लाइक मदर ऑफ ऑल बियर मार्केट। ओके, मतलब मेरा जनरेशन और आपका जनरेशन जो मेरा व्यूअर्स है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, ओके, हमारे जनरेशन ने ना मतलब ऐसा गिरावट तो कभी नहीं देखा होगा। ओके, देखिए इससे पहले भी बहुत बड़ा गिरावट एक्चुअली आया था 1929 में। आपको पता है यूएस का ग्रेट डिप्रेशन, जब को आई थिंक स्टॉक मार्केट 70-80% तक गिर गया था। लेकिन तब उस जमाने के लोग अभी जिंदा नहीं होंगे। मैं हमारे जनरेशन का बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो क्रैश देखा होगा ना, ये वही वाला क्रैश है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये है फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। ओके, अब ये एक्चुअली हुआ तो यूएस के वजह से था, लेकिन ऐसा नहीं कि यूएस सिर्फ रहे मतलब इससे इफेक्ट होगा। देखिए यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता होगा ना, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं कि हम और चाइना बच जाएंगे, हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आता ही है। तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल। ओके, तो ये जो क्रैश हुआ था, ये इससे पहले अगर मैं बताऊं ये क्रैश में निफ्टी का क्या लेवल था, तो क्रैश से पहले ना निफ्टी ऑलमोस्ट 6,300 का लेवल था। ओके, निफ्टी का कितना लेवल था, 6,300 का लेवल था। ओके, ये मैं जनवरी का बात कर रहा हूँ, जनवरी 2008 का बात कर रहा हूँ। ओके, और जब क्रैश शुरू हुआ मार्केट गिरता गया, तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 2500-2600 लेवल का बना, मतलब बॉटम बनाया। ओके, और ये बॉटम कब बना था, ये बना था अराउंड अक्टूबर 2008 में। ओके, ये जो बॉटम बना था ये अक्टूबर 2008 में बना था। मतलब अब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 9 महीने तक निफ्टी गिरते रहा, और 6,300 से ऑलमोस्ट 2500 का लेवल, मतलब करीब करीब 60% का गिरावट आया था। ओके, गिरावट कितना था, ऑलमोस्ट 60% का गिरावट। ओके, तो कोविड-19 में जो गिरावट सिर्फ 40% का था, यहाँ पे वो गिरावट इमेजिन 60%। याद रखिए मैं इस पूरा मार्केट का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो स्टॉक्स होंगे ना, नॉर्मल जो स्टॉक्स हो, तो 70-70, 80-80% गिरावट हुआ होगा। और ये जो क्राइसिस था इसे हम लेमन ब्रदर क्राइसिस भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट कितना गिरा था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्लोज टू 60% मार्केट ऊपर से वाइप आउट हो गया था। ओके, अब एक बार रीज़न समझते हैं कि ये गिरावट का रीज़न क्या था। तो रीज़न देखिए मेन तो दो ही रीज़न थे। ओके, कि उस वक्त ना यूएस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स ना काफ़ी बढ़ बढ़ के लोगों को लोन दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त यूएस में प्रॉपर्टीज़ के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, और लोग लोन ले लेके प्रॉपर्टीज़ में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। ओके, अब इसी में क्या हो रहा ना कि बैंक्स ने भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ना गलत, मतलब जो लोग मतलब पुअर क्रेडिट जिसका हिस्ट्री है ना, मतलब जो लोगों के पास लोन चुकाने का एबिलिटी भी नहीं है, उन्हें भी बैंक्स ने लोन देना शुरू कर दिया। ओके,
तो अगर आप गलत लोगों के लोन दीजिएगा जिनका कि मतलब लोन चुकाने का एबिलिटी नहीं है तो क्या होगा बताइए। ओके, आपका पैसा तो डूबेगा ही। तो वैसा ही पैसा डूबना तो था ही। ओके, ऊपर से आप सभी को जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे थे, प्रॉपर्टीज़ का जो दाम बढ़ रहा था, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एसेट का दाम हमेशा बढ़ता है, वो एक ना एक टाइम आके क्रैश करता ही है। तो वैसे यूएस में भी हुआ कि हाउसिंग बबल ना क्रैश किया, मतलब हाउसिंग के दाम गिरने शुरू किए। अब सोचिए जो आदमी 100 रुपया पे, जस्ट एग्जांपल मैं मानता हूँ कि 100 रुपया वो लोन दिया है, वो उससे घर खरीद लिया। ओके, अब घर का दाम 100 से कम होकर 70 रुपया हो गया, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से देगा? वो जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट कहाँ से देगा? वो तो बेचारा ऑलरेडी 30% लॉस पे चल रहा है। तो ये रीज़न था कि काफ़ी सारे बैंक्स का ना, मतलब जो इन्होंने जो लोन दे के रखा था बैंक्स ने, वो सब लोन मतलब डूबते गए। इससे काफ़ी सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यूएस में जो है वो डिस्ट्रॉय हुए। ओके, मतलब बर्बाद हो गए। ओके, बट खैर जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक गिरावट का बाद अब एक रिकवरी भी आता है। तो यहाँ पे भी सेम था कि मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रिकवरी भी आना शुरू किया। तो रिकवरी का रीज़न क्या था? अब रिकवरी का रीज़न देखिए ये था कि ग्लोबल स्टिमुलस पैकेज जो है सेंट्रल बैंक्स लाए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा हेल्प करना। ओके, इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम किया गया, इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम किया गया ताकि लोग मतलब और ज़्यादा पैसा लेके मतलब इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में, ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो। ओके, एफआईआईस ने जो है अराउंड द वर्ल्ड और इवन इंडिया में भी जो है एफआईआईस ने भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इससे जो है मार्केट मतलब रिकवर हुआ। ओके, याद रखिएगा मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे निफ्टी का बॉटम 2008 का अक्टूबर में बना था। ओके, लेकिन निफ्टी को रिकवर करते करते 2010 का नवंबर आ गया। ओके, इसका मतलब 2 साल के करीब लग गया। ओके, 2 साल लग गया निफ्टी को रिकवर करने में। कोविड के टाइम 8 महीना, यहाँ पे 2 साल। तो आपको एक्चुअली आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएंगे ना और ज़्यादा पास्ट में चलते जाएंगे ना, मतलब रिकवरी टाइम उतने ज़्यादा होते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो बड़ा गिरावट है वो है केतन पारिक का। तो जैसे मैंने बताया आपको कि नेक्स्ट जो बड़ा स्कैम, स्कैम क्या मतलब, मैं तो खैर क्रैश की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो बड़ा स्कैम था, क्रैश था, वो केतन पारेख स्कैम के वजह से हुआ था। और इसी वक्त याद रखिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में ना डॉट कॉम बबल भी हुआ था। ओके, डॉट कॉम बबल में क्या हुआ था कि यूएस में जो है मतलब कोई भी कंपनी वो लॉस में हो प्रॉफिट में हो कुछ मायने ही नहीं लगता, लॉस वाली भी कंपनी भी ना नाम के पीछे बस डॉट कॉम लगा लेती थी। ओके, तो मतलब उसे तो लोगों को ऐसा, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता था कि अरे वाह ये तो मतलब इंटरनेट वाली कंपनी है, ये तो फ्यूचर में बहुत 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 ग्रोथ करेगी। लेकिन देखिए हर एक कंपनी ग्रो नहीं कर सकता। ओके, बहुत सारी कंपनी ऐसे होते ही है कि वो डूब जाए। ओके, तो ऐसे ही हुआ था कि डॉट कॉम बबल के क्राइसिस के टाइम ना मतलब फालतू फालतू कंपनी में भी इन्वेस्टर्स ना अनाप शनाप भाव पे खरीद लेते थे और फिर उसका बाद क्रैश तो होने ही वाला था। बट खैर हम तो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट से ही थोड़ा ज़्यादा मतलब बात करेंगे। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2001 में केतन पारेख स्कैम हुआ था। ओके, ये जो केतन पारेख है ना, ये एक्चुअली हर्षद मेहता के भी साथ 1990s में काम करते थे। ओके, मतलब आप बेसिकली हर्षद मेहता को मतलब इनका टीचर या बॉस या गुरु वाटेवर आप कह सकते हो। ओके, तो ये जो केतन पारेख थे ये बेसिकली करते क्या थे, तो ये सिंपल करते थे पंप एंड डंप। ओके, ये स्ट्रैटेजी आज भी होता ही है। ओके, बट आज में भी उतना लेवल पे नहीं होता जितना कि 2001 साल में हुआ था। तो ये पेनी स्टॉक्स में बस भर भर के अपना हिस्सेदारी बढ़ाते थे, खरीदते थे। क्या जब भर भर के जब नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जब उस पर खरीद मतलब अपना हिस्सेदारी बढ़ाते थे, तब ये जो है स्टॉक को डम करके निकल जाते थे। तो ये था मतलब इन शॉर्ट मैं आपको जो शॉर्ट में बताऊँ, ये था मतलब केतन पारेख स्कैम। ओके, तो इस वक्त अगर इस ये जो स्कैम हुआ था, ये जो क्रैश हुआ था, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि निफ्टी कहाँ से कहाँ तक गया था, तो निफ्टी नहीं, मैं एक्चुअली आपको सेंसेक्स का लेवल बता रहा हूँ। तो बिफोर बिफोर दिस स्कैम सेंसेक्स जो है ना 5,900 का लेवल में था। और जब स्कैम हुआ, एक्सपोज हुआ, तब वहाँ से सेंसेक्स ना 5,900 से गिर के ऑलमोस्ट 2,600 पे आ गया। ओके, और ये जो 5,900 का लेवल बताया मैंने, ये एक्चुअली जनवरी 2000 का लेवल था। ओके, साल 2000 का था और मंथ जनवरी का था। और बॉटम कब बना? 2,600 का बॉटम बना। ओके, 2,600 का बॉटम कब बना? साल 2001 का सितंबर में। मतलब ऑलमोस्ट 2.25 साल तक ये गिरावट जो है ये चलता रहा। ओके, तो ये था। ये तो खैर मैंने आपको लेवल बता ही दिया कि जनवरी 2000 में। ओके, तो गिरावट तो खैर हुआ। उसके बाद आफ्टर ऑल मैंने जो आपको थोड़ा देर पहले भी बताया कि हर एक गिरावट के बाद क्या आता है, रिकवरी ही आता है। ओके, तो रिकवरी का भी कुछ रीजन समझ लेते हैं। तो उस वक्त ना हमारे इंडियन इकोनॉमी ना काफ़ी मतलब फास्ट ग्रोथ रेट पे थी। ओके, तो अगर देखिए अगर आपका इकोनॉमी अगर बूम करी, इकोनॉमी अगर काफ़ी मतलब तेज रहे ना, तो वो जो स्कैम जो हुआ, वो जो क्रैश हुआ, मार्केट भी उसको कंपनसेट कर लेती है। ओके, आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको कंपनसेट कर लेते हैं। ओके,
और ये वही वक्त था जो कि हम जबकि हमारे इंडियन मार्केट में ना, हमारे इंडिया में एक्चुअली आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही थी। ओके, आज आप देखते हैं, देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, आज इनमें ये सब कंपनी में तो ग्रोथ बचा ही नहीं। ओके, बट उस वक्त ना ये सब कंपनी ना काफ़ी मतलब हाई ग्रोथ फेज में थी। ओके, तो ये सब कंपनी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का मतलब कॉन्फिडेंस जीतने में काफ़ी मतलब मदद करती थी, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भर भर के इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। तो ये कारण था कि यहाँ से मार्केट मतलब रिकवर कर गया था। और नेक्स्ट जो क्रैश पे आते हैं, तो जी हाँ, नेक्स्ट जो क्रैश पे आते हैं वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, आप समझ गए होंगे, आप मूवी भी आप सभी ने ये देखा होगा। ओके, स्कैम 1992। ओके, और हर्षद मेहता स्कैम भी इसे कह सकते हैं। ओके, तो फेमस जो ये जो डायलॉग है, ओके, मूवी में आपने देखे होगा, रिस्क है तो इश्क है। अब ये तो खैर मूवी वाले हर्षद मेहता है, बट यहाँ पे ये रियल वाले हर्षद मेहता है। तो इस स्कैम का अगर मैं बात कहूँ तो देखिए, इस वक्त निफ्टी था ही नहीं। ओके, इस वक्त सिर्फ सेंसेक्स था। ओके, तो बिफोर क्रैश अगर मैं बात कहूँ ना, तो सेंसेक्स करीब करीब ना 4,400 के लेवल पे था। ओके, और स्कैम होने के बाद जब मार्केट जब क्रैश किया ना, तो अब सेंसेक्स वहाँ से गिर के ना करीब करीब 2,500 के लेवल पे आ गया। ओके, मतलब 40% प्लस का क्रैश था। ओके, 50% तो पूरा नहीं था, आई गेस 45, 44, 46% का क्रैश था। ओके, और ये जो मैंने आपको जो 4,444 का जो लेवल बताया ना, ये सेंसेक्स का लेवल था अप्रैल 1992 में। और मार्केट बॉटम जो हिट किया था ना, वो मई 1993 में बॉटम हिट किया था। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक जो है मार्केट वो गिरता रहा। और इनका स्कैम करने का जो तरीका था वो मैं आपको शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि ये बीआर मतलब बैंक रिसिप्ट्स को लेके दूसरे बैंक में जाते थे, वहाँ से लोन पैसा कैश उठाते थे, और वो कैश को ना पूरा मार्केट में लगा के ना मतलब ज़बरदस्त मार्केट मैनिपुलेट करते थे। शेयर्स के मतलब भाव ऐसे चढ़ाते थे ना जैसे वो रॉकेट जैसा शेयर भागता था उस वक्त। ओके, तो ये था इनका काम करने का तरीका। अब ये उस वक्त का सेंसेक्स का चार्ट है, आप देख सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट मैंने आपके लिए ये रखा है चार्ट। ओके, दिखाया आपको काफ़ी मतलब पुराने पुराना चार्ट में निकाल कर लाया हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया एक्चुअली वीडियो के लिए। तो मेक श्योर अब यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब एसीसी सीमेंट का तो आपने नाम सुना ही होगा कि इस स्कैम के वक्त एसीसी सीमेंट को ज़बरदस्त मैनिपुलेट किया गया था। मतलब 200 का शेयर को ना मैनिपुलेट करके भगा भगा के 9,000 तक ले गया गया था। ये देखिए, ये एसीसी सीमेंट का ना ऑल टाइम चार्ट है। ओके, मतलब स्टार्टिंग से लेके आज हम 2024 में। ओके, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो सर्टेन एक जो स्पाइक आया यहाँ पे। ओके, एक जो छोटा सा ट्रायंगल टाइप का यहाँ पे जो उठा, यही था हर्षद मेहता का स्कैम के वक्त का मतलब चार्ट। ओके, ये वाला मैं बात करूँ। ओके, मतलब व्हाट अ सर्टेन राइज आप देखिए। ओके, बट फिर भी मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए, इस वक्त में भी जो इन्वेस्ट किया ना, वो भी आज प्रॉफिट नहीं होगा। भले उसका अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है उसका परसेंटेज काफ़ी कम हुआ होगा, बट हाँ, वो आज भी प्रॉफिट में ही होगा अगर किसी ने इस वक्त भी खरीदा होगा तो। और मार्केट को ये जो क्रैश हुआ था ना, यहाँ पे मार्केट को रिकवर करने में ना 3 से 4 साल तक लग गए थे। ओके, और मार्केट में रिकवरी आया किस लिए था, क्योंकि देखिए अब काफ़ी सारे अब मतलब सरकार की तरफ से आपको पता है 1992 1993 तभी जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाया गया था। ओके, और फिर इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम्स को काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनाया गया। ओके, और ये तो मेन बैंक्स में एक्चुअली बैंक से रिलेटेड स्कैम था। तो यहाँ पे बैंक्स के भी जो है मतलब जो ऑपरेशनल एक्टिविटी को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए अब सरकार ने काफ़ी स्टेप्स उठाए थे। ओके, तो ये था हर्षद मेहता वाला स्कैम। तो लास्ट दोस्तों, वीडियो के हम टुवर्ड्स एंड आ चुके हैं कि कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो देखिए, कंक्लूजन ना ये चार्ट ही आपको सब बता देगा। ओके, कि कितना भी बड़ा कितना भी खतरनाक बियर मार्केट हो, एट द एंड जीतता तो बुल ही है। ओके, इन द लॉन्ग रन जीतता बुल ही है। ओके, ये देख रहे हैं, ये कोरोना वाला, ये कोविड का क्राइसिस है, ये 2008 का फॉल है, ये 2001 का क्राइसिस है, वट एवर, एट द एंड जीत किसका होता है? बुल्स का ही जीत होता है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आप मार्केट में है ना, तो आप बस दो ही चीज़ को अपना मतलब अच्छा रखिए। ओके, अपना दिल मजबूत रखिए। ओके, और दिमाग समझदारों की तरह रखिए। ओके, क्योंकि ये दिल और दिमागी है ना, दिमाग आपको मार्केट गिरावट के टाइम मतलब आपको सिग्नल देता है कि हाँ, मतलब मार्केट का फेयर वैल्यूएशन है, अब इन्वेस्ट करना चाहिए। और दिल जो है वो आपको वो हिम्मत देता है फाइनली कि हाँ, रिस्की वक्त में, गिरावट के वक्त में लो पूरा पैसा मार्केट में लगा दो, वो दिल से ही आता है वो हिम्मत। ओके, तो वो दिल और दिमाग अपना ना मतलब थोड़ा अच्छा रखिए, थोड़ा सही रखिए। ओके, थोड़ा तंदुरुस्त रखिए। ओके, क्योंकि आप जब क्रैश के टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझ में आता है। ओके, आप ऐसे ही नहीं
जो फेमस साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ऐसे इन्हें कंपाउंडिंग को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कर दिया था। बेशक ये एक मैजिक भी है, ये कंपाउंडिंग चाहिए एक मैजिक भी है। तो आप, और इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जबकि मार्केट क्रैश के वक्त आप अगर पैसा बढ़ बढ़ के लगाते हो। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।